तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टिप टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर फेडरल बोर्ड के। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज जो हमने कंटिन्यू की है, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, ये तीसरा लॉन्ग है। और उन दो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग उस लिंक के नीचे ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन होगा, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो जो मैं समझाता हूँ उसकी भी क्लियर कट पिक्चर लेके डायरेक्ट उस चैनल में भेज देता हूँ, ताकि वो एक नोट्स के तौर पर आपकी मदद कर सके। ठीक है, आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक को समझने के लिए आसान तरीका ये है कि आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोग डायग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक पेंडुलम ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक पेंडुलम ड्रॉ करना है। ये वो लकड़ी है, ये वो डंडा है जिसके साथ हमने वो पेंडुलम लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये पेंडुलम, ठीक इसकी पोजीशन, करंटली इसकी पोजीशन हम लोग क्या लेते हैं कि ये पेंडुलम मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, ये पेंडुलम कहाँ है, इस पोजीशन पे है ये पेंडुलम इस वक्त। ठीक है, ये पेंडुलम इस वक्त इस पोजीशन पे है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे है तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इसकी जो मेन पोजीशन थी जब इसको हमने मूव नहीं किया था, तब इसकी मेन पोजीशन क्या थी, वो ये मेन पोजीशन थी। तो स्ट्रेट लाइन भी वो ये मेन पोजीशन थी इसकी जब इसको हमने मूव नहीं किया था। ठीक है, अब इसका मतलब इस पेंडुलम ने कहाँ मूव करना है, ये किस तरफ मूव करता है, अपने मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है। सबसे पहले हम लोग इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो जो हम बना रहे हैं वो हम साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने एक बॉब लिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक बॉब है हमारे पास, ये एक बॉब है हमारे पास, इसका मैथ क्या है, एम है। ठीक है, साथ साथ आपको लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी जो अपने पेपर में क्या लिखना होता है वो भी हम लोग साथ साथ लिखेंगे। सपोज दैट, हमने सपोज कर लिया, सपोज दैट वी हैव वी हैव टेकन अ बॉब, टेकन अ बॉब ऑफ मैथ, ऑफ मैथ्स, उसका मैथ्स क्या है, एम मैथ्स है। ठीक है, उसका मैथ्स क्या है, एम मैथ्स है। ठीक है, उसको हमने टाई कर लिया किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ आप कह सकते हैं, इसको हमने एक टाई कर लिया, आप थ्रेड कह सकते हैं, जो कि जिसका मैथ्स नहीं है। ठीक है, विद अ स्ट्रिंग एंड टायर्ड विद अ स्ट्रिंग, टायर्ड विद अ स्ट्रिंग, विद अ स्ट्रिंग हुज वन एंड इज टाइट। ठीक है, जिसका एक एंड बंधा हुआ है और दूसरी साइड पे हमने क्या बांध दिया है, वो बॉब बांध दिया है, जिसका मैच क्या है, एम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमें पता है कि ये मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ, तो ये कौन सी फोर्स है जो इसको मजबूर करती है मीन पोजीशन की तरफ मूव करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, तो वो भी हम लोग साथ लिख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग इज एल। ठीक है, अब एल हमने लिखा है तो हम एल यहाँ पे बना देते हैं। ये जो पूरी जो लेंथ है ये क्या है हमारे पास, एल है। अब ये तो कांस्टेंट रहेगी, इसको भी हम एल लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मीन पोजीशन पे इसकी जो पोजीशन थी, मैंने वहीं पर इसकी लेंथ को क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर ये बंधा हुआ है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, XYZ। आपकी बुक में जो नाम दिया हुआ था, आई थिंक सो पी गिवन था, तो मैं यहाँ पर पी नाम दे देता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज अपनी बुक के मुताबिक समझ में आए। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल क्या है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, और थीटा नाम दे दिया है तो आप यहाँ पर लिख भी लें कि हमने एक पॉइंट है उसको नाम क्या दिया है, पी नाम दिया है, यहाँ पर वो बंधे हुए हैं। ठीक है, द स्ट्रिंग इज टाइड एट अ पॉइंट, द स्ट्रिंग इज टाइड एट अ पॉइंट नेम्ड, नेम्ड पी। ठीक है, हमने उसको पी नाम दिया है। और अगला चीज हमने क्या किया है, हमने एंगल जो बन रहा है इनिशियल पोजीशन और जो उसकी फाइनल पोजीशन है उसके दौरान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। एंड it makes an angle theta with the position of, यानी उसकी जो पोजीशन है बॉब की किसी भी पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन आप कह सकते हैं। ठीक है, विद द पोजीशन ऑफ द बॉब, ऑफ द बॉब, या स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, यानी मैं आपको अपने वर्ड्स में लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑफ द बॉब और द स्ट्रिंग, और द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, उसने एक एंगल थीटा बनाया है अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली, यानी जो डायग्राम बना रहे हैं वो हम साथ में डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि वाकई इस बच्चे को आता है। ठीक है, अब जब इसको स्ट्रिंग के साथ लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी फोर्स कहाँ लग रही है, यानी जो बॉब है इसकी फोर्स किस तरफ लगेगी, जाहिर सी बात है मैथ है तो मैथ कहाँ पर होता है, डाउनवर्ड्स होता है, यही बात है, तो इसकी फोर्स कहाँ पर लग रही है, डाउनवर्ड्स लग रही है। ठीक है, लेकिन अब मैथ कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। अगर तो ये स्ट्रेट होता तब इसके फोर्स कंप्लीटली डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, एक्स और वाई के दरमियान में आ रही है, इसका मतलब इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा और वाई कॉम्पोनेंट भी होगा, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट अगर हमने ड्रॉ करनी है, एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या होगा इसका, पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और फिर साथ में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग जो है इसके साथ हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बनेगा। क्यों? क्योंकि वाई तो हमें पता है ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये वाला एक्सिस वाई होते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस होते हैं और ये एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो होगा ये हमारे पास सिंपली वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस हमारे पास कौन से होंगे, ये वाले होंगे, और ये हमारे पास कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये कौन से एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस के होंगे, जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के होंगे। और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एम जी कॉज ऑफ थीटा, एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम हमेशा एंगल कौन सा लेते हैं, कॉज ऑफ थीटा। तो मैथ के साथ जब वो एंगल अटैच हो जाएगा तो वो उसका क्या कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। और जब वाई के लॉन्ग लेंगे तो जाहिर सी बात है वाई के साथ हम कौन सा लेते होते हैं एंगल, साइन ऑफ थीटा। तो सिंपली हमने लिख देना है एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये टोटल मैस किस तरफ एक्ट कर रहा है, अब ये भी लिख दें टोटल मैस एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और जो एम जी साइन ऑफ थीटा है वो भी डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको मीन पोजीशन की तरफ कौन मूव कर रहा है, वो कौन सा मैस है ये हमने देखना है, ठीक है। अब ये तो मैं एक्ट कर रहा है बिल्कुल स्ट्रिंग के स्ट्रेट, और जो स्ट्रिंग है वो बॉब को किस तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है, यही बात है, टेंशन को हम लोग नाम दे देते हैं टी। अब वो टेंशन है वो अंदर की तरफ खींच रही है, मैस है ये बाहर की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होकर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता लगा कि एम जी कॉस ऑफ थीटा जो कि हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट है ये हमारे पास टेंशन के साथ इक्वल होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा कि एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको थीटा नाम दे दें। और अब जाहिर सी बात है ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ किसकी वजह से मूव कर रहा है, एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से मूव कर रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर एरो लगा के लिख देना है, ये एरो लगा के आपने इसको इंडिकेट कर देना है ये किसकी वजह से मूव कर रहा है, एम जी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, एम जी साइन ऑफ थीटा रह गया, ठीक है। तो ये हमने सिंपल इसको लिख लिया। अब हम इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं, यानी एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको क्या पता लगेगा ये किस तरह हमने डायग्राम बनाई है, ठीक है। सो द mass the mass of the bob is divided into its two components। अब मैस तो ये नहीं होता, क्योंकि मैस जब ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। अब मैस और वेट मिलाए क्या बनता है, फोर्स बनती है, जो कि हमें जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, वेट नाम दे देते हैं। अब इसको नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, मैस भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन फोर्स कौन सी होगी, वेट होगी। फोर्स कौन सी इसको खींचेगी अंदर की तरफ, वेट होगा। ये मेरे से मिस्टेक होगी कि एम जी हमारे पास हमेशा क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। सो द वेट ऑफ द बॉब, ठीक है, द वेट WEIGHT, द वेट ऑफ द बॉब इज डिवाइडेड इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, इट्स टू कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, नंबर वन हम इसको नाम देते हैं एम जी कॉज ऑफ थीटा, एम जी कॉज ऑफ थीटा। एम जी कॉज ऑफ थीटा के साथ हुआ क्या है, वो कैंसिल हो गया, किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। सिंपली यहाँ पर लिख देना एम जी कॉज ऑफ थीटा अलोंग, किसके अलोंग है जी, हमारे पास अलोंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, अलोंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग इज कैंसल्ड due to their opposite impacts, ठीक है। एम जी कॉज ऑफ थीटा को मैंने मुकम्मल तौर पे बता दिया कि एम जी कॉज ऑफ थीटा के साथ हुआ क्या है, ठीक है, एक पॉइंट में। और अगला पॉइंट में क्या लिखूंगा कि एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा ये किसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब ये आप अगर गौर करें तो ये इस तरफ मूव कर रहा है अंदर की तरफ, यानी ये जो कर्व है ये किस तरफ मूव कर रही है, इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एक टेंजेंट बन जाएगा। तो सिंपली उसने बुक पे भी इसी तरह लिखा है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, एक टेंजेंट है। किसके ऊपर टेंजेंट है, ये कर्व हमारे पास बनेगी, ये जो यूं कर्व हमारे पास बनेगी इसके ऊपर टेंजेंट है, इसलिए उसने टेंजेंट का नाम दे दिया है। तो इसको आप ना भी लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एम जी साइन थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में कि एम जी साइन थीटा इज द मैस that acts on the bob to move it inwards, या inwards या towards the mean position, ठीक है, mean position, ठीक हो गया। अब हम इसको एक राइट ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं ताकि हम लोग इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या थीटा फाइंड करना हो, जो भी फाइंड करना हो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो राइट एंगल किस तरह बनेगा, सिंपली इस लाइन को आप लोग एक्सटेंड कर लें, ये हमारे पास बन गया सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें पता है जो डिस्टेंस मीन पोजीशन से होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्स हो गया,
ठीक है। अब ये जो मूव करेगा इसकी मूवमेंट किस तरह होगी, इसकी मूवमेंट तो कर्व फॉर्म में होगी, तो आप इसको कर्व फॉर्म में भी बना दें ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि ये इस तरह मूव नहीं करेगा, ये पूरी कर्व फॉर्म में मूव करेगा। लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है हमने इसको आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, जब थीटा स्मॉल हो जाएगा तो इस लाइन थोड़ी बहुत स्ट्रेट हो जाएगी, तो स्मॉल थीटा के लिए इस लाइन को हमने स्ट्रेट ड्रॉ करके इसको क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि ये अंदर की तरफ क्यों मूव करता है, किस वेट की वजह से मूव करता है, और ये थीटा कौन कौन से एंगल्स हैं। अब हम इसको डिराइव करते हैं। अभी जो फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच के लेके जा रही है वो कौन सी फोर्स है, एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपने सिंपली लिख देना है एफ इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। ये आ गई हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स के साथ हमने क्या लगा देना है, सिंपली नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन किस वजह से लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स हमेशा किस तरफ एक्ट करेगी, इनवर्स एक्ट करेगी। किस तरफ, इनवर्स, यानी वो डिस्टेंस कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब जब डिस्टेंस तो कम होता है, मीन पोजीशन की तरफ हमेशा जाती है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये भी सवाल होगा कि ये तो ऊपर भी जाती है, इसका डिस्टेंस ज्यादा भी होता है, ज्यादा होता है डिस्टेंस, लेकिन फोर्स किस तरफ होती है, इनवर्स होती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए हम लोग हमेशा इसके साथ लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इसको एक्स क्यों लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो कर्व है, मैंने इसको एक्स क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था कि एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये एंगल छोटा होता जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फर्ज करते हैं ये वही डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर एंगल छोटा हो गया, इतना सा एंगल हो गया, अब ये कर्व बिल्कुल कम होती जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हमें लगेगी, दूर से हमें लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब करीब से देखेंगे तो ये हमें एक कर्व लगेगी। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग इसको क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो वही चीज़ बिल्कुल हमने यहाँ पर करनी है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले तो हम लिखेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन क्या बताया है, नेगेटिव साइन शोज दैट द बॉब इज मूविंग, द बॉब इज, या हम कह सकते हैं द फोर्स इज एक्टिंग, द फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। ठीक हो गया, ये हमने उसको बता दी कि नेगेटिव साइन भी क्यों लगाया है। ठीक है, अब अगली बात हमने क्या करनी है कि सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग एंगल को कंसीडर करेंगे वो बहुत छोटा है, और हम लोग एंगल जब कंसीडर करेंगे छोटा है तो साइन थीटा, जब थीटा ही छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा रखने का क्या फायदा, हम लोग थीटा आराम से कौन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग वही चीज़ कंसीडर करेंगे कि इफ़ द एंगल थीटा इज सो स्मॉल, कितना स्मॉल, कि जो बुक के ऊपर जो उसने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, या तो वो 10 डिग्री है या तो वो 0.2 रेडियन, आप बिल्कुल वही लिख दें। 0.2 रेडियन बहुत ही छोटा होता है, इतना स्मॉल हो गया है कि यानी लेस देन 10 डिग्री और 0.2 रेडियन। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों है, क्यों हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, एक्स को हमने क्यों स्ट्रेट लाइन लगाया है, ये इस वजह से लगाया क्योंकि एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब जब लाइन सीधी होगी तो साइन थीटा या थीटा एक ही बात है, क्यों, छोटे से छोटे एंगल का आप साइन लेंगे तो वो तकरीबन सेम ही आता है थीटा के, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स में मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव एम जी साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में पुट करनी है। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब ये साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एक्स परपेंडिकुलर है, बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है जी हमारे पास, एल है। ठीक है, तो सिंपली आपने लिख देना है ये परपेंडिकुलर, इसको मैं ट्रायंगल को अगर सीधा करके बना दूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, ये इस तरह ट्रायंगल बन जाएंगे जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल है, और हमारे पास ये जो लाइन है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, यानी पी, और इसको मैं क्या नाम दे दूं, कुछ भी नाम, यानी पी टी आप क्या लें। ठीक है, ये हमारे पास लाइन बन गई है। सिंपली आपने लिख देना है यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल्स टू ओ ए बाई एल। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, ओ ए हमने क्या बोला है, ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए ये वाले पॉइंट है, ओ ए जिसका मैंने नाम अभी तक नहीं दिया, अब बेशक सीधे लिख लें एक्स बाई एल लिख लें तो कोई गलत बात है नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई एल। थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें एफ की फॉर्मूले में, तो एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव एम जी एक्स बाई एल। अब आप देखें इसमें हमारे पास एफ का एक रिलेशन आ गया, जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है उसका रिलेशन हमारे पास आ गया है। अब हमें दूसरी बात पता है, जब फोर्स यानी जब बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होती है तभी मूव करती है, और जब फोर्स एक्ट होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होती है, यही बात है। तो हम लोग चले जाते हैं कौन सी न्यूटन लॉ पे, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप लोग यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया, अब एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स नेगेटिव एम जी एक्स बाई एल, दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन
एंड टू एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी एक्स बाई एल। एम एम कैंसल्ड। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? हमने एक्सेलरेशन और एक्स की वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन और एक्स को आगे एक दूसरे के सामने रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एस एच एम को प्रूव कर रहे हैं कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। और उसमें कंडीशन क्या होती है? एस एच एम की कंडीशन असल में क्या होती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने ये चीज़ लेके आनी है। इसका मतलब जी और एल को हमने साइड पे लिखाना होगा, नेगेटिव जी बाई एल इंटू एक्स। ठीक हो गया। तो नेगेटिव जी बाई एल को हम कहाँ लेके जाएंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है और एल जो लेंथ होती है वो भी कांस्टेंट होती है। अभी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की ओर बात कर रहे हैं। अगर तो हम लोग यहाँ से चले जाए मरी पे, तो वहाँ पर तो जी चेंज हो गई होगी, जाहिर सी बात है। तो हम लोग उस तरफ दिमाग में लग जाए। हम लोग एक कांस्टेंट यानी एक जगह पे बात करें, एक पॉइंट पे बात करें, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे आ गया? जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तब क्या लगा देते हैं? कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो पेंडुलम का मोशन है वो क्या है? हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब अगली बात, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो पिछले टॉपिक में। क्योंकि वो शॉर्ट का टॉपिक था इसलिए मैंने अभी वो नहीं करवा रहा, मैंने फिलहाल लॉन्ग करवाने सारे। तो फिलहाल हम लोग लॉन्ग्स को ही देखेंगे, शॉर्ट्स को हम लोग अगले सीरीज में देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया एक। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, या 2 नाम दे दें, 3 नाम दे दें, 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगला रिलेशन हमारे पास क्या है जी? अगला रिलेशन ये है कि हमें पता है ए इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कब होती है? जब हमारे पास सर्कुलर मोशन में होता है। अब ये भी एक किस्म का सर्कुलर मोशन नहीं है ना, कर्व बनती है। ये क्या बन रही होती है? ये कर्व बन रही होती है, सर्कुलर मोशन टाइप है। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए ये रिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन किस तरह निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन निकालने का। अब सिंपली आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम दे देते हैं, जिसको हम 4 नाम देते हैं। ठीक है, 4 एंड 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इट कैन बी सीन दैट ये ए इक्वल है, ये हम नहीं लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? जी बाई एल के। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? जी बाई एल के। एक्स अपनी जगह, माइनस का साइन अपनी जगह, ए अपनी जगह, तो पीछे क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर और जी बाई एल रह गया। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर और जी बाई एल भी इक्वल होंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, रिलेशन दोनों साइड की इक्वल हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स भी इक्वल है, नेगेटिव एक्स लिख लें ताकि नेगेटिव साइन भी पीछे कवर हो जाए। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल। ठीक है, जो हमें क्या देता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू जी बाई एल का अंडर रूट। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? जी बाई एल का अंडर रूट। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। अब हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली क्यों है? जाहिर सी बात है, जब वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो उसने बोलना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकालो। तो टाइम पीरियड हम लोग किस तरह निकालते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई एफ, ये बात आपको पता है। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम निकालनी है, डिपेंड करता है कि फॉर्मूले, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब टाइम पीरियड हो तो हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं। किस तरह? ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई टी। ठीक हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए एफ की और टी की। एफ की और टी की वैल्यू तब पता लगेगी ना जब ओमेगा की वैल्यू पता लगेगी। इसलिए सिंपली हमने यहाँ से रिप्लेस कर देना है, किसकी वैल्यू निकालनी है ना? टी की। दैट गोज टू टी इज इक्वल्स टू, ऊपर चला जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या है? जी बाई एल का अंडर रूट। तो सिंपली जब हम लोग इसके नीचे इसको पुट करेंगे, टी इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई जी बाई एल का अंडर रूट, तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। दैट गोज टू टी इज इक्वल्स टू पाई एल बाई जी का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया इसका टाइम पीरियड का रिलेशन। अब सिंपली अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का निकालना है, इसको इन्वर्स कर दे तो फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी किस तरह आएगी जी? टी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, हमें ये पता है। इसका मतलब एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, दैट गोज टू एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई, और एल बाई जी है, जब एल बाई जी डिवाइड होगा 1 के नीचे, जी बाई एल बन जाएगा, जी बाई एल का अंडर रूट। ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल सा रिलेशन, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया, पूरा रिलेशन में बनाना आ गया। किस तरह हम लोग अपने आप से इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और किस तरह डायग्राम बनानी है, सब कुछ डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक ज़ाहिर सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन ही होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट लॉन्ग बंदा है इस चैप्टर में से। तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम वही करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।